हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2022 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर का 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान यानी बिलियन का पीएच मान संभवतः होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जो बिलियन है लाल को नीला कर देता है। तो लाल को अगर नीला किया जाता है तो इसका मतलब होता है वो क्षारीय बिलियन है और क्षार 7 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 10, क्योंकि 7 और 14 के बीच में इसमें से जो ऑप्शन आ रहा है वो 10 वाला ही आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें देखिए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सेकंड ऑप्शन CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और थर्ड ऑप्शन है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में बता देता हूँ, सिर्फ ऑप्शन जो करेक्ट वाला है इसमें फर्स्ट है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ नंबर, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ड, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन ओम, सेकंड ऑप्शन एम्पियर, थर्ड ऑप्शन वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन ओम मीटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, विद्युत प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर च, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ये सबको पता ही है, ओजोन जो होता है, ओजोन परत। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 दे रखे, तो इसमें करेक्ट वाला हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन थर्ड ओजोन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो देखिए स्क्रीन में दे रहा हूँ, इस उदाहरण को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। तो देखिए इसमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है F = R/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे F = R की वैल्यू 25 रखेंगे अपॉन 2, तो F = 12.5। ठीक है, भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी होगी। तो यही हमें निकालना था कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों के नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होता है, जो चुंबकीय सुई हमेशा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, और ये कि जो असंभव होता है 2 दिशाएं होना। ठीक है, तो इसीलिए असंभव हो जाएगा। तो ये आंसर दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए मैं इसको परिभाषा सहित बता दे रहा हूँ कि क्या होते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं जिन पदार्थों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है तथा अपघटित सरल पदार्थ जैव भू रासायनिक चक्र में प्रवेश करते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रसोई घर का कचरा, कागज आदि। और इसके बाद होता है जिन पदार्थों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है उन्हें अजैव
निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक थर्माकोल, यानी कि प्लास्टिक थर्माकोल ऐसे होता है कि ये कभी गलता नहीं है, यानी मिट्टी के नीचे अगर दब जाए तो 10 साल बाद भी सेम वैसे निकलेगा, ठीक है। यानी कि ये किसी भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होता है जो गल जाता है, यानी मिट्टी के नीचे अगर उसको दबा देंगे तो वो कुछ समय बाद धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक थर्माकोल होते हैं ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा ये अपघटित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसके 2 उपयोग भी बताइए। देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बनता है। जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आप समझ गए होंगे, जो कि डिज़ाइन वगैरह बनाने में क्या होता है, छतों में डिज़ाइन करते हैं ना, और हाथ पैर टूट जाने पे जो प्लास्टर लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक। तो इसके 2 उपयोग भी देख लेते हैं। 2 उपयोग है, पहला हड्डी को जोड़ने के लिए और दूसरा मकान की छतों पर डिज़ाइन करने में, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं, खिलौने बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग, ठीक। बहुत सारे उपयोग और भी है, तो इसमें 2 पूछा है तो इसलिए 2 ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं अभी कॉपी में सॉल्व करके समझा दूंगा कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा समझने की चीज़ है, ये रटने की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको समझा दूंगा। और जो याद करने की चीज़ है मैं उसको ऐसे स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, लेकिन जो समझने की चीज़ है मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें Fe प्लस H2O गिव्स टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ध्यान से समझिए इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो Fe इसके कितने मॉलिक्यूल है, 3 है, तो इसके सामने क्या करेंगे, हम 3 लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ ना संतुलित करना होता है, इधर जितने होंगे इधर भी उतने होंगे। कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद सेम होने चाहिए परमाणुओं की संख्या, ठीक। एक चीज़ तो यहाँ पे करेक्ट हो गया। प्लस अब देखिए H2 है, रह गया है, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और इधर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर देखिए कितना है, 4 है, 4 है ना, और इधर ऑक्सीजन अभी कितना है, 1 है। तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पे 4H2O। अब देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। तो इधर तो यही लिखेंगे, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इधर अगर हम 4 कर देंगे, 4 दूनी 8। अब देखेंगे क्या यहाँ पे सेम आ रहा है दोनों पक्षों में। देखिए Fe 3 है, इधर भी Fe 3 है, इधर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है, इधर ऑक्सीजन कितना 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए, इसी को हम लिख लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4 gives to Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको भी हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले सोडियम की तरफ देखते, देखिए सोडियम इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें 2 कर दीजिए सोडियम, और साथ में OH भी तो है, ये भी लिखना पड़ेगा। प्लस अब इसको ना छोड़ दीजिए अभी थोड़े टाइम के लिए, एरो लगा देते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, Na2SO4 प्लस H2O के सामने थोड़ा सा गैप देके उसको लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट इसके सामने थोड़ा गैप देना पड़ेगा क्योंकि हमें लिखना है कि कितने मॉलिक्यूल वगैरह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले देखिए संतुलित हो रहा है कि नहीं, सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, ठीक है। सल्फर देखिए इसमें 1 है, इधर भी 1 ही है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, ठीक है, अब स्क्रीन में आ गया है। अब हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है, इसमें 1, इसमें तो 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, यानी 2 और 2 4 हो रहा है टोटल। इधर हाइड्रोजन कितना हो रहा है, इधर सिर्फ 2 है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक। तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। देखिए क्या क्या संतुलित हो रहा है अभी, सल्फर संतुलित है, ठीक है, सोडियम संतुलित है, अब हाइड्रोजन भी संतुलित हमने कर दिया है। अब बात आ रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, 4 और 2 6 हो जाएगा, और इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है अभी, देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 6, ये तो ऑलरेडी संतुलित हो ही गया है, ठीक। तो यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा।
बस यहाँ पे ये देखना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो परमाणु है, ठीक है, वो समान होनी चाहिए। बस समान अगर हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ देखना है कि क्या ये समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समान आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका आंसर होगा, स्वपरागण जो होता है, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा कायिक जनन द्वारा तैयार किए गए जाति के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि कोई पौधा होगा, उसके जो पुष्प है उसके दूसरे किसी पुष्प में अगर उसके वर्तिकाग्र पहुंचता है तो ऐसे परागण को स्वपरागण कहते हैं, ठीक। और दूसरा है परपरागण। इसमें क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। पौधों में जो परपरागण होता है वो कीटों द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, जंतुओं द्वारा हो सकता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार से होते हैं। क्योंकि देखिए कोई अगर तितली किसी पुष्प पे बैठती है तो उड़ करके वो दूसरे पुष्प पे जाके बैठे तो उसके पैर में जो परागकण होते हैं ना चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे निषेचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके वर्तिकाग्र में पुष्प के। तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए लार में 99.5% जल होता है, ठीक है, फिर इसमें श्लेष्म होता है, टाइलिन एवं लाइसोजाइम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लार की भूमिका में देखेंगे। देखिए जो लार होता है ना, ये भोजन को गीला करने का काम करता है और श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है, इससे भोजन को चबाने और निगलने में बहुत सुविधा होता है। सेकंड ऑप्शन होता है, सेकंड पॉइंट है टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है। थर्ड पॉइंट है इसमें लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। जो लाइसोजाइम होते हैं वो जो खाने में सूक्ष्म जीव या जीवाणु होते जो भी होते हैं उसको नष्ट करने का काम करता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। देखिए जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें जब लार मिक्स हो जाता है तभी भोजन का स्वाद पता चलता है। नॉर्मल टाइम में भोजन का जो स्वाद होता है वो पता नहीं चलेगा जब तक उसमें लार मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।